तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज का दिन हमें स्कूप का लास्ट पार्ट छोड़ना पड़ेगा क्योंकि पंजाब से एक बड़ी खबर आ रही। 2 दिन पहले हमने आपको बताया था कैसे एक देश की हिस्ट्री में बड़ी कैश की लूट, डाका, डकैती लुधियाना की एक कैश कंपनी में हुई, जिसमें कहा गया कि 8 करोड़ 39 लाख रुपए की 10 बदमाश इंक्लूडिंग अ वुमन वो लेके चंपत हो गए। और आज लुधियाना पुलिस ने 60-65 घंटे में उसका खुलासा कर दिया। 10 में से 6 लोगों को अरेस्ट कर लिया, 6 करोड़ रुपया बरामद भी कर लिया और उसकी मास्टरमाइंड निकली एक हसीना, जिसको वहाँ के पुलिस कमिश्नर ने कहा डाकू हसीना, और कहते कहते रुक गए कि असल में उसका नाम है मोना डार्लिंग। अब ये मोना डार्लिंग कहाँ से आ गई बैंक डकैतियाँ करने, ये किस्सा आपको आज सुनाएंगे। और राम ने रोक दिया वो किस्सा जो आपको सुना रहे थे स्कूप वेब सीरीज का पत्रकार जे.डे. के मर्डर की वो कहानी, और उसके साथ एक दूसरी पत्रकार जिसको कई लंबा समय जेल में रहना पड़ा, उसने किताब लिखी और उसके ऊपर ये वेब सीरीज बनी। 2 पार्ट आपको दिखाए, तीसरा पार्ट आपको कल सुनाएंगे। वो इन दोनों पार्ट से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन आज बात करते हैं डाकू हसीना, आल्सो नोन एज मोना डार्लिंग। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है वो, आज आप सुनिए। अभी थोड़ी देर पहले लुधियाना के पुलिस कमिश्नर मनदीप सिंह सिद्धू की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है। उसमें उन्होंने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं कि इस पूरी डकैती की मास्टरमाइंड निकली एक बरनाला शहर है पंजाब में, संगरूर डिस्ट्रिक्ट में। ये वही डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से हमारे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आते हैं। उनके इलाके में एक बरनाला शहर है, बहुत मशहूर लिटरेचर के लिए और प्लेस के लिए, नाटक के लिए बहुत बड़ा सेंटर है। उसको कहते हैं बरनाला स्कूल ऑफ लिटरेचर। बहुत बड़े बड़े पंजाबी लिटरेचर के साहित्यकार वहाँ से पैदा हुए। लेकिन आज उसी धरती से पैदा हो गई डाकू हसीना, जिसको उसका ग्रुप अंदर का मोना डार्लिंग के नाम से जानता था क्योंकि उसका नाम है मनदीप कौर। मनदीप का शॉर्ट फॉर्म मोना, और सबके सब गैंग मेंबर उसको कहते थे मोना डार्लिंग। आपको पुराने ज़माने के अजीत विलन हिंदी फिल्मों के याद आ गए होंगे। उनके साथ हर फिल्म में एक उनकी सेक्रेटरी हुआ करती थी मोना डार्लिंग। उसी किस्म का खेल अंडरवर्ल्ड की कहानियों की तरह एक फिल्म की कहानी एक बहुत बड़ा जासूसी उपन्यास की तरह क्राइम की बड़ी उलझी हुई गुत्थी आज लुधियाना पुलिस ने सुलझा दी। अब किस्सा सुनाते सुनाते आपको बता दें कि इसकी बैकग्राउंड क्या है। ये लड़की कहा जाता है कि एक वकालत की स्टूडेंट रही है, वकालत करती भी रही है, लेकिन बहुत जल्दी उसको अमीर बनने का सपना लगा। उसका हाव भाव कुछ तस्वीरें उसकी हम आपको दिखा रहे हैं इस एपिसोड के साथ, अब खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। इसका कहीं ना कहीं मुंबई कनेक्शन भी है, जिसकी पूरी अभी छानबीन बाकी है। कहा जाता है कि कुछ लोग बाहर से भी आए थे और शायद मुंबई से आए होंगे, लेकिन हैं सब पंजाबी, मुंबई के लोकल लोग नहीं हैं, कहीं बाहर बैठे थे। और इसकी प्लानिंग, इस डकैती की प्लानिंग चल रही थी पिछले 5-6 साल से। और अपनी इस हसरत को पूरा 5-6 महीने से, साल से नहीं, 5-6 महीने से, और अपनी इस रातों रात अमीर बनने के सपने को पूरा करने के लिए जो जाल इस डाकू हसीना ने बचाया,
वो कमाल का है। आम आदमी इस किस्म की बातें नहीं सोच सकता। उसको लगा कि इस सेंटर से पैसा चुराया जा सकता है। उसकी पूरी तैयारी की और पहला जो उसने निशाना बनाया, उसी कंपनी में काम करने वाले एक ड्राइवर के साथ दोस्ती की, जो 20-21 साल का यंग लड़का है और उसका नाम है मनजिंदर सिंह। मनजिंदर सिंह का एक भाई, मामे का बेटा, उसका नाम भी मनदीप है, वो इसी कंपनी में काम करता था। ये दो भाई एक ही कैश मैनेजमेंट कंपनी में काम करते हैं। इस कंपनी का काम है डिफरेंट बैंकों से कैश उठाना और उस कैश को, जो कैप्सूल होते हैं एक जो एटीएम की मशीन में लगते हैं, आप एटीएम से पैसा निकालते हो, उसमें से जितना पैसा आपको चाहिए आप बटन दबाते हो तो निकल आता है। उसके अंदर एक बना बनाया कैप्सूल होता है जिसमें डिफरेंट डिनोमिनेशन के नोट्स लगे रहते हैं। तो जब पुराना पैसा एटीएम में ख़त्म हो जाता है तो खाली कैप्सूल को निकाल लिया जाता, उसकी जगह पे एक दूसरा कैप्सूल जो है वो लगा दिया जाता है। वो रेडीमेड खांचे किस्म की चीज़ होती है। तो ये आप लोगों को पता नहीं है, लोग समझते हैं कि अंदर कैश रखते होंगे, नहीं, ऐसा सिस्टम नहीं है। वो पूरे का पूरा कैप्सूल जो है वो इस कंपनी से भरा जाता था और उस कैप्सूल में हेरा फेरी नहीं हो सकती। वो कैप्सूल सील प्रूफ होता है और किसी तरह की छेड़छाड़ उसके साथ नहीं हो सकती। और एटीएम में जाके पीछे का उसका कवर खोल के पुराना कैप्सूल निकाल लिया जाता है और नया लगा दिया जाता है। बस ये काम होता है जो आप सड़कों पे दौड़ती हुई एटीएम मैनेजमेंट कंपनी की गाड़ियां देखते हो, सिक्योर या सीएमएस या इस किस्म की काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो आजकल अक्सर आपको ट्रैवल करते बड़े शहर से लेके छोटे कस्बे तक नज़र आ जाती है। और इन सब गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगा होता है और उसके साथ साथ एक इनका सिग्नल होता है जिसको ऑन किया जाता है गाड़ी के अंदर बैठ के, जहाँ से उसकी मूवमेंट जो है वो ट्रेस होती रहती है कि गाड़ी कहाँ गई। आप देखिए 6 महीने पहले इस लड़की की, मोना डार्लिंग की निगाह इस कैश सेंटर पे पड़ती है जहाँ करोड़ों रुपये रोज़ बैंकों से आते हैं, कैप्सूल में भरे जाते हैं और सैकड़ों गाड़ियों में भर के वो एटीएम में रिप्लेस करने के लिए भेजे जाते हैं। सैकड़ों ड्राइवर हैं, गनमैन हैं, जो हर गाड़ी के साथ एक गनमैन होता है। एक साथ में सिस्टम भी होता है जो कैश हैंडल करता है, जो लगाता है जाके वहाँ। तो मिनिमम 3 आदमी एक गाड़ी में होते हैं। तो आप देख लीजिए अगर आपके साथ 70-80 गाड़ियाँ हैं तो कितना स्टाफ वहाँ पे होगा। तो इस सेंटर जो है लुधियाना में एक बड़ी सेक्लूडेड सी जगह पे है, भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं है, लेकिन वहाँ पहुँचने के रास्ते बहुत छोटे हैं। वो शायद ख़ास तौर पे इसलिए चुनी जाती है ऐसी जगह कि वहाँ से कैश चोरी करके उस इलाके से तेज़ गाड़ियाँ चला के भागना मुश्किल हो, इसलिए इस किस्म की लोकेशन शायद चुनी जाती है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया। उसी लोकेशन का फ़ायदा उठाते हुए इस गैंग ने ये पूरी प्लानिंग की। तो सबसे पहले डाकू हसीना उर्फ मोना डार्लिंग ने मनजिंदर सिंह से दोस्ती कायम की और दोस्ती इस किस्म की कायम की कि मनजिंदर सिंह को लगा कि उसको एक बड़ी खूबसूरत गर्लफ्रेंड मिल गई, एक लड़की के साथ रिश्ता बना है और वो आदमी उसकी बातों में आ गया। वो बड़े बड़े शब्द बाग दिखाए होंगे, बड़ी बातें हुई होगी। वो तो अभी आज उनको पकड़ा है, 1-2 दिन में कल उनका रिमांड लिया जाएगा। उसके बाद पूरी तफसील में जो बातें सामने आएंगी वो मुझे लगता है बहुत बढ़िया एक क्राइम से रिलेटेड कहानी होगी। वो भी आपको 1-2 दिन के बाद सुनाएंगे। तो 5-6 महीने उसको मिलने गिलने के चक्कर में और रोज़ उससे अंदर की जानकारियां लेने में इस डाकू हसीना ने अपने चार्ट्स बनाने शुरू कर दिए कि उस
कैंपस के अंदर की लोकेशन क्या है, एंट्री उसमें कैसे मिल सकती है, भागने का तरीका कौन सा हो सकता है। उसके लिए उन्होंने प्लानिंग करते करते वो सब कुछ खरीदना शुरू किया जिन औजार की, संदों की ज़रूरत पड़ेगी। एक फोल्डिंग सीढ़ी खरीदी गई जो इकट्ठी होकर एक बैग में आ जाती। वो था कि पहली एंट्री जो दीवार के बाहर से होगी वो सीढ़ी से होगी। उसके अंदर जाके कुछ लोग उन वैन जहाँ खड़ी रहती हैं उनके पीछे कहीं भी बैठ के दो आदमी इंतज़ार कर सकते हैं किसी की नज़रों में आने के पहले। और वहाँ पे जो कैमरे लगे हुए थे उनकी पोजीशन ये है कि अगर बिजली चली गई तो कैमरा कुछ रिकॉर्ड नहीं करता था। और सबसे बड़ी जो अंदर की बात उनको पता चली कि कंपनी में अगर अंदर एंट्री लेनी है तो कैसे लेनी है। जो कंपनी का मेन डोर है जहाँ से एम्प्लॉइज़ अंदर आते हैं, यहाँ बहुत बड़ा हॉल है, हॉल के अंदर स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं और स्ट्रॉन्ग रूम्स में इनका पैसा पड़ा होता है और स्ट्रॉन्ग रूम्स के अंदर इनका पैसा पड़ा होता है। वो पैसा काउंट करने की मशीन होती है और दो आदमी सिर्फ उस कैश को हैंडल करते। स्ट्रॉन्ग रूम में से पैसा बाहर निकाल के उनको काउंट करके उन कैप्सूल में डालना। बहुत ऑटोमेटिक सिस्टम है, काफ़ी आदमी की जरूरत कम पड़ती है, मशीनें ज़्यादा काम करती हैं। वो पूरा सिस्टम इनको मनजिंदर सिंह ने समझा दिया। अब वो पैसा जब टेबल्स पे पड़ा होता है वो आधी रात को होता है जब सब कैप्सूल लोड किए जाते हैं कैश के साथ। तो ये टाइमिंग जो थी ये सब मनजिंदर सिंह ने मोना डार्लिंग को बताई। तो मोना डार्लिंग ने उस समय का अंदाज़ा लगा के पूरी प्लानिंग उसी समय की। ये दोनों बराबर के पार्टनर हो गए, मनजिंदर सिंह और मोना डार्लिंग। उसके बाद ये कहते हैं कि 5 लोग आप लेके आओ, मोना डार्लिंग का कहना था 5 लोग मैं लेके आती हूँ अपनी मर्जी के, हम दोनों पार्टनर हैं। और मोना डार्लिंग जो 5 लोग लाती है उनमें एक उसका भाई भी होता है, एक उसका पति है। वो शायद इस लूट में शामिल नहीं था लेकिन पूरी साजिश में इन्वॉल्व था। भाई उसका पकड़ा गया लेकिन पति और मोना डार्लिंग अभी तक फरार हैं। अब इस बात का पता शायद मनजिंदर सिंह को नहीं था कि मोना ऑलरेडी मैरिड है, नहीं तो शायद वो इसके हुस्न के जाल में, इश्क के प्यार के चक्कर में नहीं फंसता। कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक बात दिल में रट जाती। तो खैर, तो मोना ने 4-5 महीने में पूरा सिस्टम मनजिंदर से समझ लिया। अब बताते हैं अंदर एंट्री का रास्ता। जो कंपनी का जो एम्प्लॉइज़ की एंट्री का दरवाज़ा है उसमें सेंसर लगा हुआ है जिसमें आपका जो आई कार्ड दिया गया है वो चिप वाला है। उसको आपको मशीन में डालना पड़ता है। उसके बाद आपको अपना अंगूठा लगाना पड़ता है जिसमें थंब इम्प्रेशन देना पड़ता है सेंसर पे, तो वो दरवाज़ा खुलता है। अब तभी अंदर जा सकते हो। लेकिन मज़े की बात यह है जो आज लुधियाना के पुलिस कमिश्नर, और मज़े की बात है उनका नाम भी मनदीप सिंह सिद्धू है, 2 और भी मनदीप हैं। उन्होंने हंसते हंसते आज कहा जिस शख्स ने इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन करके ये गुत्थी सुलझाई है उसका नाम है डीएसपी मनदीप सिंह। तो एक मनदीप सिंह डीएसपी, एक मनदीप सिंह कमिश्नर ऑफ पुलिस, एक मनदीप कौर जो मास्टरमाइंड है डाकू हसीना, और एक जो मनजिंदर सिंह का भाई है वो भी पकड़ा गया, वो भी मनदीप सिंह। तो इस पूरे किस्से में 4 मनदीप भी शामिल हैं एक तरीके से। खैर, तो मनदीप कौर उर्फ डाकू हसीना उर्फ मोना डार्लिंग ये एक तारीख फिक्स करते हैं मनजिंदर और मोना मिलके कि इस तारीख रात को हम ये ऑपरेशन को अंजाम देंगे। तो वो समय निश्चित करके कुछ लोग मेन दरवाजे में, हाँ आपको बता रहे थे कि मेन डोर जो ये लोग क्या करते हैं, अब कंपनी का कसूर देखिए आप।
जब बिजली चली जाती है, जो पंजाब में अक्सर जाती है, दिन में 50-50 बार कट लगते हैं, कनेक्शन चला जाता है। जब लाइट ऑफ होती है, देयर इज नो इलेक्ट्रिक सप्लाई, तो वो सेंसर काम नहीं करता। उसके लिए वो आदमी नॉक करते हैं और अंदर से एक आदमी आके दरवाज़ा खोलता है और अंदर चले जाते हैं। तो एक दरवाज़ा खोल के फिर तो कोई भी अंदर चला जाए। वो जब बिजली नहीं होती तो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो बार बार उठ के जाने से कि दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, वो दरवाज़ा बंद ही नहीं करता, लॉक उसको लैच नहीं लगाता, तो कोई भी आदमी दरवाज़ा खोल के अंदर आ सकता है। ये पहली कमी जो लुधियाना के पुलिस कमिश्नर ने बताई, ये डकैती के पहले क्या हालात थे। दूसरी बात, जो स्टाफ की भर्ती की गई है वो किसी साइंटिफिक तरीके से नहीं की गई। उनको पूछा गया कि आप स्टाफ को भर्ती कैसे करते हो, तो कंपनी के मैनेजर ने बताया कि हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड है वो हमें सिफारिश करता है कि मैं इस आदमी को जानता हूँ, तो आप इसको नौकरी पर रख लीजिए। तो हम सिर्फ इतना पुलिस स्टेशन के या पंजाब पुलिस के क्राइम रिकॉर्ड में जाके देखते हैं कि इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, तो देखा गया कि उसका नहीं है तो उसको रख लेते हैं। या जो ऑलरेडी मुलाजिम काम कर रहे हैं वो सिफारिश कर देते हैं कि ये मेरा चाचा का लड़का है, मामा का लड़का है, बुआ का लड़का है, मेरे गांव का है, अच्छा लड़का है, इसको रख लो, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, तो उनको रख लेते। अब इतने हाई प्रोफाइल हाई सिक्योरिटी जॉब के लिए आपकी सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट प्रोसेस इतनी घटिया है तो हैरान होती है कि इस किस्म के किस्से पहले क्यों नहीं हुए, इतने देर से क्यों हुए। उसके बाद एक और बड़ी खामी जो पुलिस कमिश्नर ने बताई कि सिक्योरिटी कंपनी ने कहा कि हमारा 8 करोड़ 39 लाख रुपीज़ मिसिंग है। उसके बाद हमने जब बैंक से बात की, पुलिस ने जिस बैंक से पैसा आया था, तो बैंक ने कहा हमने उनको 11 करोड़ समथिंग दिया था। उसमें से कंपनी के पास जो इन्होंने रिकॉर्ड देखा उसके हिसाब से इतना पैसा नहीं जाना चाहिए था, कम जाना चाहिए था। कंपनी ने कहीं जो उनका कुछ 51 लाख का एक 50 लाख था, एक जो पहले किसी डिस्प्यूट चल रहा था बैंकों के साथ, जो गलती से एक बैंक का पैसा दूसरे बैंक के एटीएम में डाल दिया था, उसकी अभी तक सेटलमेंट नहीं हो रही थी। तो कंपनी ने सोचा कि अब चोरी हो गई है। चोरी पुलिस के कहने के मुताबिक 6 करोड़ 35,000 की हुई है, 35 लाख की हुई है, लेकिन कंपनी ने उसको 8 करोड़ 39 लाख बता दिया। अब वो अमाउंट जो है उसमें भी फर्क आ रहा है, तो पुलिस ने वो भी आज खुलासा किया। आने वाले दिनों में जितनी रिकवरी होती है उसमें से 5 करोड़ रुपया कैश में पुलिस ने ऑलरेडी रिकवरी कर लिया है, और बाकी पैसा पुलिस को लगता है कि वो डाकू हसीना के पास है और उसके पति के पास, और जब पकड़े जाएंगे वो भी रिकवर हो जाएगा। एक एक पैसा हम रिकवर करेंगे, क्योंकि जो बैंकों का पैसा है और बैंकों में जो पैसा होता है वो आम आदमी का पैसा होता है। खैर, इसके साथ आप देखिए कहाँ से जो गलतियाँ होती हैं, जो पुलिस को लीड मिलती है, क्लू मिलते हैं। हसीना, डाकू हसीना का भाई, सगा भाई, वो अपनी एक गाड़ी में बैठ के 500-500 रुपए के नोटों की गठियाँ लेके एक रील बनाता है। साथ में गाना भी पंजाबी में उसमें गाया जाता है कि यारों के पास तो हज़ारों की गठियाँ, इस किस्म का कोई गाना बना उस रील में चलता है और वो इंस्टाग्राम पे डाल देता है। वो कहीं किसी ने देख के पुलिस को बताया कि 500-500 करोड़ रुपए की जो गठियाँ बैंक से मिसिंग है, ये लड़का जो रील बनाई है और इंस्टाग्राम पे डाली है, ये कहीं उसी चोरी का माल तो नहीं है। तो जब पुलिस ने उसको घोखना शुरू किया, उसकी पड़ताल शुरू की, उस लड़के को उठाया, तो वहाँ से परतें खुलनी शुरू हुई। और जब लोग आए थे डकैती मारने के लिए
तो लुधियाना से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर जगरांव करके एक शहर आता है, जहाँ की एक MLA भी आजकल बहुत चर्चा में है। किसी NRI फैमिली का घर किराए पे लेने का, कब्जा करके कुछ एक नई कंट्रोवर्सी चल रही है, वो जगरांव। और इंसिडेंटली मेरा गांव भी जगरांव के पास है, 7-8 किलोमीटर दूरी पे, जहाँ मैं पैदा हुआ था। तो आज वो जगरांव गलत बातों के लिए मशहूर हो रहा है। तो जगरांव के एक रोड ब्रिज के नीचे ये सब लोग मिलते हैं, जो 5 लोग लोकल उसी इलाके के रहने वाले और 5 जो बाहर से आए थे, वो उस ब्रिज के नीचे मिलते हैं। वहाँ से सब लोग इकट्ठे होके एक गाड़ी लेके, और गाड़ी इसी डाकू हसीना की गाड़ी, और 5 आदमी 2 मोटरसाइकिल पे बैठ के 10 के 10 लोग रात के 2 बजे के करीब इस सेंटर में लुधियाना पहुँचते हैं। और ये फैसला किया जाता है कि डकैती करने के बाद हम अपने मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर देंगे और वहीं उसी ब्रिज के नीचे जाके मिलेंगे और अलग-अलग हो जाएंगे, अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। तो ये इनकी जो स्कीम बनी, जो अभी तक शुरुआती इन्वेस्टिगेशन से, उनके इंटेरोगेशन से पता चला है, वो पुलिस ने अभी प्रेस के साथ उसको शेयर किया। उसके बाद जब यहाँ पे आते हैं, वो फोल्डिंग सीढ़ी लगा के कुछ लोग दूसरी तरफ से अंदर जाते हैं और बाकी लोग मेन गेट के अंदर आ जाते हैं। और वो जो मनजिंदर सिंह, जो 4 साल से इस कंपनी में काम कर रहा है, उसके साथ एक और लड़का भी पकड़ा गया जो उसी कंपनी में काम करता है। वो साइप्रस में कहीं काम करता था पहले, वहाँ से नौकरी छोड़ के वापस आया 1 साल पहले अपनी पत्नी के साथ, और वो भी इनके साथ मिला हुआ था। उसको पैसा वैसा कमा के वापस फिर साइप्रस जा रहा था कहीं और। तो रातों रात अमीर होने के सपने के चक्कर में ये 20, 22, 25 साल के लड़के उस हसीना के चक्कर में आ गए। खैर, अब तो पकड़े जाएंगे। अभी तक 6 लोग पकड़े गए, 4 बाकी है, जिनमें हसीना, उसका पति और 2 और लोग। मूल रूप से ये 10 के 10 लोग पंजाब के हैं, पंजाबी हैं। कहाँ से आए वो अभी बाकी लोग पकड़े जाएंगे तो पता चलेगा। खैर, तो यहाँ से निकल के पुलिस के पास जो जाते हुए, जो पुलिस ने अपनी पहली इंटरोगेशन की, जो कंपनी ने बताया, 3 बैग में ये पैसा भर के लेके गए, जो पैसा वहाँ स्ट्रॉन्ग रूम से निकाल के टेबल्स पे रखा हुआ था, जिसको गिन के मशीन के साथ गिनती करके कैप्सूल्स में भरना था। और टाइमिंग देखिए कितनी परफेक्ट थी इनकी। इनको पता था कि इतने बजे ये पैसा टेबल पे होगा, उसके बाद आधा घंटा देरी होगी तो पैसा कैप्सूल में चला जाएगा। अब कैप्सूल उठा के भागेंगे भी तो उनको तोड़ना निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए टाइमिंग एकदम परफेक्ट चुना गया। तो वो कैश उठा के एक बैग में इन्होंने 3 करोड़ रुपया भरा, दूसरे बैग में 3 करोड़ रुपया, तीसरे बैग में 35 लाख, और जो 4-5 DVR जो छोटे छोटे लगे थे अलग अलग एरिया में, एक DVR नहीं था जिसमें पूरी CCTV फुटेज की रिकॉर्डिंग होती थी। अब क्योंकि अंदर के आदमी इन्वॉल्व थे, उनको पता था DVR कहाँ लगे हुए हैं, तो जाते हुए सबके सब DVR निकाल के भी वो तीसरे बैग में, जिसमें 35 लाख रुपया था, वो सब DVR भी साथ में ले जाते। और जाके वो जो वैन वो ड्राइवर चलाता था मनजिंदर सिंह, वैसी वैन में ये तीनों बैग रख के ये लोग जाते हैं। और तो बाकी अपना मोटरसाइकिल और वो और कुछ लोग इस वैन में बैठ के मनजिंदर सिंह खुद चलाता है। और जैसे ही ये लोग भागते हैं, पुलिस वहाँ पहुँचती है। उसके बाद जो GPS का रिकॉर्ड पुलिस ने बाद में ढूंढा, तो उसके पीछे पीछे पुलिस वाले लगे कि ये वैन इस रास्ते से गई है। तो एक एक ढाबे से, दुकानों से, जो लीड में और कोई संस्थान आए, वहाँ से पुलिस इंक्वायरी करती निकलती गई कि इसके पास कोई और व्हीकल या कुछ हो। तो मालूम पड़ा जब ये वैन निकल रही थी लुधियाना से जगरांव की तरफ,
तो वहाँ पे इनके दोनों मोटरसाइकिल आगे आगे उस वैन को एस्कॉर्ट करते जा रहे थे और तीसरी गाड़ी पीछे थी, वैन के पीछे, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि कुछ उनका कुछ हूटर भी शायद उन्होंने अपना चालू किया हुआ था वैन का, और वो सिग्नल चालू करने का पता सिर्फ ड्राइवर को होता है कि वो सिग्नल गाड़ी में ऑन ऑफ करने का स्विच कहाँ पे लगाया गया है, और वो एक बड़ी स्पेशल जगह पे लगा होता है जो स्वाय ड्राइवर के किसी को पता नहीं होता। तो ये सब बातें पुलिस के लिए इनिशियल क्लू थे। सीसीटीवी कैमरा स्पॉट से रिकॉर्डिंग नहीं मिली, पुलिस के पास कोई भी क्लू नहीं था। तो पहले ये उस वैन की मूवमेंट को लेके पुलिस ने जीपीएस मांगा गूगल से, उसकी पूरी रूट निकालने की कोशिश की, और जब तक पुलिस को पता चला कि वैन का रूट क्या है, तब तक ये लोग उस वैन में से पैसा निकाल के अपनी गाड़ियों में रख के, इन्होंने कहा कि अभी बैठ के पैसा बांटना शुरू करेंगे तो बहुत समय लगेगा, गड़बड़ हो जाएगी। पहले भी जब ये प्लानिंग के पहले जो फैसला हुआ था जो भी पैसा होगा वो हम 10 के 10 लोग इक्वली बांटेंगे, सबको एक जैसा पैसा दिया जाएगा। तो वहाँ इन्होंने किया कि अभी फिलहाल कुछ अमाउंट फिक्स कर लिया, 2 लाख 4 लाख, ऐसा करके भी जल्दी जल्दी सब निकलो, अपनी अपनी जगह पे चले जाओ, लेकर जाओ, उसके बाद में हम कहीं कॉन्टैक्ट करके मिलेंगे और फिर बाकी का पैसा बांट लेंगे। तो दोस्तों ये पूरी प्लानिंग इनकी हुई। वो जो 2 बड़े पैसे वाले बैग थे वो बंद के बंद उसी गाड़ी में रखे गए, गाड़ी कहीं खड़ी की गई, वो पुलिस अभी बताएंगे पूरा किस्सा। और जो 35 लाख रुपया सेपरेट डीवीआर वाले बैग में था, उसमें से इन्होंने आपस में लोगों ने बांट लिया, और उसमें कुछ पैसा मिला भी है पुलिस को। तो अब डाकू हसीना वांटेड है। पुलिस ने उसके फोटोग्राफ जो उसके घर से मिली बरनाला से उसके पति के साथ, और जो बाकी लोग हैं उनकी फोटोग्राफ अभी तक नहीं मिली, क्योंकि जो पकड़े गए हैं उनको ये नहीं पता वो लोग कौन हैं, क्योंकि उनको डाकू हसीना लेके आई थी। जो 5 उसने आदमी लाने थे उनमें से वो 3 लोग वो हैं, एक वो डाकू हसीना आप है, 2 लोग होंगे, एक भाई तो पकड़ा गया उसका। तो इस तरीके से ये पूरी डकैती को अंजाम दिया गया, और शाबाशी देनी पड़ेगी लुधियाना पुलिस को, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके तकरीबन 150 से ज़्यादा उनके सिपाही, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, खबरी, उनके ऑफिसर दिन रात एक करके उन्होंने इस केस को सॉल्व किया है। अब देखना होगा कि अब 5 करोड़ तो मिल गया, अब 1 करोड़ 35 लाख में से कुछ बढ़ रहा है, तो वो पैसा और डाकू हसीना कब पुलिस के हाथ रखती है। और पुलिस को पूरी आशा है इस बात की कि आने वाले कुछ 24-30 घंटे में वो भी इनके हाथ में लग जाएंगी। सबके लुकआउट नोटिस वांटेड लोगों के जारी कर दिए गए हैं। अभी आज तो शाम को अरेस्ट हुई है, अब कल उनका रिमांड लिया जाएगा, और रिमांड के बाद जो पुलिस का काम होता है आपको पता है, बड़े बड़े लोग बता देते हैं सब कुछ, तो उसमें से कुछ और नए खुलासे होंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों तस्वीर हम भी आपको दिखा रहे हैं मोना डार्लिंग की, आप भी ढूंढिए, अगर किसी ने उसको कहीं देखा, कहीं उनके नज़र आ जाए तो लुधियाना पुलिस को ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए, या हमें हमारे पास खबर भेज देना, हम पुलिस को बता देंगे। ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। समाज के क्रिमिनल जिनकी शक्ल हमें मालूम है उनको ढूंढना आसान हो जाता है। हाँ, अगर कोई इतनी शातिर नहीं हो कि उसने पहले से ही कोई एस्केप रूट बना के रखा हो, जैसे सबसे बढ़िया एस्केप रूट होता है नेपाल, अगर नेपाल का रूट उसने अपनाया हो तो अभी तक कभी की वो नेपाल पहुंच गई होगी, और वहाँ से फ्लाइट लेके शायद देश छोड़ के भी चली गई होगी, ये पता नहीं। लेकिन
क्योंकि किसी मोबाइल फ़ोन पे कोई टच नहीं है, कोई उसका कोई नॉर्मली ऐसे केसेस ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन से ढूंढे जाते हैं। उसकी लोकेशन से आज एक का नंबर मिल जाता है और सब के सब हाथ में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी तक डाकू हसीना ने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया है, जिस मोबाइल का नंबर इन लोगों से पुलिस को मिला है। तो या जो मोबाइल फ़ोन उसके पति के पास है, उसके ऊपर भी अभी तक कोई हरकत नहीं है पिछले 60-65 घंटों से। तो देखते हैं आने वाले दिनों में पुलिस क्या करती है, लेकिन अब तक जो किया है अच्छा किया है। आने वाले दिनों में इसी किस्म के और कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।